Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hoping you will be fine. This is Dr. Zakia Banu, your BS Pakistan Studies class. Students, today the topics of the day are partition of Bengal and Simla deputation. As I have told you previously that we are covering the third chapter, Pakistan movement and the parallel British government in the subcontinent. तो हमने ये देखना है कि एक तरफ जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसीज़ आ रही हैं और दूसरी तरफ मुसलमान जो हैं वो अपने मकासद के हसूल के लिए कोशिश करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आपने एट अ टाइम इन टू फिनोमिनन्स को समझने की कोशिश करनी है और देखना है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एनफोर्समेंट आती है वो मुसलमानों के लिए कैसी साबित होती है और फिर मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने मकासद के हसूल के लिए क्या एफ़र्ट्स करते हैं। तो एज़ यू नो कि 1892 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद बरसगीर का नज़्म नस्ख चलना शुरू हो गया। तो ने उधर से ही अपॉइंटमेंट होती थी वायसराय की और लॉर्ड्स की, जो यहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाते थे, सब कॉन्टिनेंट की एडमिनिस्ट्रेशन का काम। तो अब हमने ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो आपको ये बताना है कि बंगाल को क्यों तकसीम कर दिया गया था। तो इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस विद अ पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन आबादी थी। बंगाल बहुत बड़ा सूबा था और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। It had a vast area and was an unwieldy administrative unit. The whole province was under one lieutenant governor who could not look after the administrative requirements of such a vast area alone. It was not possible for the lieutenant governor to go around the province whenever there was in dire need of such tours. Consequently, a major portion of the province remained neglected due to its unwieldiness. In view of its size and enormous population, it was felt that the province of Bengal should be divided into two parts in order to facilitate the administrative requirements of the vast area. इसकी आबादी ज़्यादा थी, इसका एरिया ज़्यादा था, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो एहसन तरीके से इसका नज़्म नस्ख संभाल सके और पूरे सूबे का विज़िट करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए ताकि इसका नज़्म नस्ख बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो इसके लिए कोशिश जो थी वो शुरू कर दी गई। लॉर्ड कर्जन बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1899। बरतानिया से आते थे लॉर्ड वाइसरॉय, लॉर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये डेजिग्नेशंस थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स थी जिन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने अंग्रेज़ जो मिनिस्टर्स थे उनको अपॉइंट करती थी और इनको इंडिया में भेजा जाता था। तो वो 1899 में वाइसराय बन के आया। He was an able and efficient administrator. He undertook an extensive tour of the province of Bengal and felt that the province was too big to be administrated effectively. कि बहुत बड़ा सूबा है, उसने भी ये बात फील की कि इसकी फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कि इसको डिवाइड कर दिया जाए। The provincial governors had already complained about the administrative difficulties faced by them in the large province. They had recommended the partition of the province in view of its size and big population. स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको 1861 का जो एक्ट था, आई थिंक 1861, यस 1861 का जो एक्ट था उसमें ये था कि पूरा जो बरसगीर है सब कॉन्टिनेंट, इसका जो सबसे चीफ था उसके डेजिग्नेशन का नाम गवर्नर जनरल, और फिर उसके अंडर बरसगीर में 25 प्रोविंसेस थे
उन 25 प्रोविंसेस में से हर प्रोविंस की हेडशिप किसके पास थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी ये फील किया, और फिर जब लॉर्ड कर्जन वाइसराय बन के आए तो उन्होंने भी इसके विज़िट किए, इसके टूर किए, और कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ट दैट इट शुड बी divided into two provinces. A number of partition proposals were viewed and discussed, which however could not materialize. बड़े proposal दिए गए, तजावीज़ दी गईं, लेकिन कोई भी मुनासिब ना लगी. In the end, Lord Curzon decided to divide the province into two provinces. वाइसराय जो लॉर्ड कर्जन था उसने डिसीजन लिया और इसका प्लान तैयार कर लिया. He prepared a comprehensive plan of the partition of Bengal in 1905. 1905 में इसने ये प्लान तैयार किया एंड सेंट इट टू द इंग्लैंड फॉर अप्रूवल. इंग्लैंड फॉर अप्रूवल यानी कि बरतानवी पार्लियामेंट कानून साज इदारे के को भेज दिया, क्योंकि कानून साज इदारा ही इस तरह के सारे कवानीन पास करता है. द ब्रिटिश क्राउन गेव अप्रूवल टू द पार्टीशन प्लान. बरतानिया की जो मलिका थी उसने इसकी मंजूरी दे दी. एंड द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन 16 अक्टूबर 1905. 16 अक्टूबर 1905 को इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, नेम्ड एज वेस्टर्न बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल. ईस्टर्न बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी और इसके कैपिटल का नाम ढाका था, और जो वेस्टर्न बंगाल था उसमें अक्सरियत हिंदुओं की थी और उसके कैपिटल सिटी का नाम कलकत्ता था. अब ईस्टर्न बंगाल के हिस्से में जो आगे डिस्ट्रिक्ट्स आए थे वो कुछ इस तरह से थे. द न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल कंसिस्टेड ऑफ ढाका एज कैपिटल, और मेमन सिंह, चिटागोंग, असम, राजशाही, कुलना, राजपुर एंड बोगरा एज द कंस्टिट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स. तो स्टूडेंट्स, बंगाल तकसीम हो गया और इससे मुसलमानों का रिएक्शन जो था वो बड़ा ही पॉजिटिव था. मुसलमान इसकी तकसीम पर बहुत खुश थे. मुस्लिम रिएक्शन टू द पार्टीशन. द न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल ब्रॉट हैप्पियर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ फॉर द मुस्लिम्स. मुसलमानों की सियासी और माशी तरक्की के लिए ये तकसीम बहुत ही फ़ायदेमंद थी. The Muslims overnight turned into the majority by the creation of the new province. The Muslims were 18 million out of the total population of 31 million in the new province. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी टोटल पॉपुलेशन 78 मिलियन थी, जिसमें से जब ईस्टर्न बंगाल बना तो उसमें मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो 18 मिलियन थी, यानी आउट ऑफ 31 मिलियन बकाया के जो थे वो हिंदू थे. तो इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि ईस्टर्न बंगाल के जो मुसलमान थे वो इसकी तकसीम पर बहुत खुश थे. उन्हें उसमें उनकी सियासी और माशी खुशहाली और कामयाबी मुज़मिर थी. लेकिन जो हिंदू थे वो इस पर बहुत ही नाराज़ हुए और उन्होंने इस पार्टीशन को इंतहाई नापसंद किया. इतने प्रोटेस्ट किए, इतनी एजिटेशन की कि इन द एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1911 यानी 1911 में इस तकसीम को मनसूख करना पड़ा और उन्होंने फिर इसको अमालगमेट कर दिया और दोनों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया. आप ये देखें कि अंग्रेज़ कौम इंडियन जो थे वो कितने विकेट थे, हिंदू कहना चाहिए, हिंदू कितने विकेट थे, कितने एक्सट्रीमिस्ट थे कि उन्होंने अपने जो लीडर थे, अंग्रेज़ हुकूमत थी, उनसे अपनी इस तजवीज़ को मंजूर करा लिया और तकसीम जो हुई थी उसको मनसूख कर दिया गया. लेकिन ये तकसीम देखें कितने 5-6 साल तक रही थी. तो हिंदू रिएक्शन टूवर्ड पार्टीशन. The Hindu reacted toward partition of Bengal in a hostile and violent manner. The Hindus could never support a move which was to bring prosperity and happiness to the Muslims. यानी उनका तो यही था कि मुसलमानों को वो किसी तरह से खुश नहीं देखना चाहते थे और इस हकीकत को सर सैयद अहमद ख़ान ने बड़ी अच्छी तरह से पहचान लिया था. वो ये चाहते थे कि इसमें मुसलमानों की इस इलाके में डोमिनेशन हो जाएगी और उनको इस इलाके के हिंदुओं को, ईस्टर्न बंगाल के हिंदुओं को डाउनग्रेड होना पड़ेगा. और फिर इधर का जो मीडिया था वो बड़ा फास्ट था ईस्ट बंगाल का, तो इनकी अपनी अदालतें बन जाएंगी. ज़ाहिर है जब एक प्रोविंस बनता है
اس کی ہائی کورٹ بنتی ہے، اس کا نیا لیفٹیننٹ گورنر بننا تھا، اس کے آگے یہ وائس رائے اور لارڈز آنے تھے، تو ان سے یہ بات کسی طور پر برداشت نہیں تھی کہ ان کے اپنے جرنلسٹ ہوں گے، ان کا اپنا میڈیا ہوگا، ان کی اپنی گورنمنٹ ہوگی، ان کے اپنے نیوز پیپر ہوں گے، ان کے اپنے میگزینز ہوں گے، اور یہاں سے لوگ لینڈ لارڈ بننا شروع ہو جائیں گے. یعنی وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کی خوشحالی کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اس سے مسلمانوں کی پوزیشن سٹیبل ہو جائے گی، اور ہم ہر وقت جو ان کو اپنے مذہب میں اپنی پولیٹیکل پارٹی میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ صورتحال تھی اسٹوڈنٹس کہ ہندو ایجیٹیشن اگینسٹ دی پارٹیشن reinforced the feelings of the Muslims about Hindu designs. They realized that the Hindu would never allow the Muslims prosperous and happy. جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مسلمانوں کی خوشحالی سے کتنے بدظن تھے. لہٰذا اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب مسلمانوں کو بھی فکر ہوئی کہ ہندو جو ہیں وہ ہمارے اتنے اگینسٹ ہیں. 1905 میں یہ پارٹیشن ہوگی، پھر میں تھوڑا پیچھے جاؤں گی. اب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہندو تو اتنے دوست ہیں انگریز حکومت کے، ہمارا بھی اپنا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ہماری بھی اپنی سیاسی جماعت ہونی چاہیے جہاں سے ہم اپنے مفادات کا تحفظ اور مسلمانوں کے جو مفادات انٹرسٹس ہیں ان کو انگریز حکومت تک پہنچا سکیں، برطانوی پارلیمنٹ تک لے جا سکیں، برطانوی قانون ساز ادارہ ہاؤس آف کامن تک اپنی پروپوزل پہنچا سکیں. کیونکہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ تمام کام کانسٹیٹیوشنلی ہونے چاہیے، آئینی طریقوں سے ہونے چاہیے. اگر آئینی طریقوں سے نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا. لہٰذا یہ آئینی طریقے تھے کہ ان کو انہوں نے فالو کیا اس دور کے لیڈرز کو. تو پھر سملر ڈیپوٹیشن کے ٹائٹل سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا تھا. یہ ایک ڈیلیگیشن تھا، یہ 35 افراد پر مشتمل تھا، اور اس کے جو ہیڈ شپ تھی جن کے پاس وہ سر آغا خان تھے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب وائسرائے سے ملتے ہیں، انگریز حکومت سے ملتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں ان کا جو بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب 1892 کا کانسٹیٹیوشن آیا، لیجسلیٹو ایکٹ آیا، تو اس میں انہوں نے کہا، جو ہندو تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے نمائندے، ہمارے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے گورنر جنرل کی کونسل میں، سینٹرل کونسل میں، میونسپلٹی کی کونسلز میں، جتنے بھی قانون ساز ادارے ہیں، ایڈمنسٹریٹو پوسٹس ہیں، ان میں الیکٹڈ ممبرز جائیں گے. تو پھر بہت ضروری ہو گیا تھا سر سید احمد خان نے جو کہ تجویز دی تھی کہ مسلمانوں کا اپنا سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے، کہ مسلمانوں کا جداگانہ طریقہ انتخاب ہونا چاہیے، ان کو یہ حق ملنا چاہیے، اور اب ان کی ایک سیاسی جماعت بھی ہونی چاہیے. یہ دو کام تھے جو اس ڈیلیگیشن نے برٹش گورنمنٹ سے منوانے تھے، کہ ایک ہمارے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم ہو، جداگانہ طریقہ انتخاب کا، اور دوسرا پھر اس کے پیش نظر انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنانا تھی. تو وہ اپنے ان دونوں مقاصد میں 1906 میں کامیاب ہو گئے تھے. تو لیٹس موو. دی ہندو اپوزیشن to Urdu and partition of Bengal had made it clear to the Muslims that Hindus and Congress would never allow them a respectable place in the Indian society. یعنی اردو کی مخالفت، تقسیم بنگال کی مخالفت نے مسلمانوں کے لیے مزید راہ ہموار کر دی تھی کہ ان کی آزادی اور ان کے مذہبی تشخص کی تکمیل اور اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ اپنے لیے الگ سے کوششیں شروع کریں. دی ہندوز اینڈ کانگریس ایجیٹیشن intensified these feelings and aroused Muslim suspicions about Hindu designs. پھر کیا ہوا؟ یہ ساری سچویشن تھی کہ 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی، اور انگلینڈ میں انتخابات بھی ہوئے تھے، اور ان انتخابات میں اس زمانے میں جو برطانیہ میں پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ایک کنزرویٹو پارٹی تھی اور دوسری لبرل پارٹی تھی. تو 1905 کے الیکشن میں لبرل پارٹی نے الیکشن ون کیا،
Liberal Party of England had won the general elections under the leadership of Lloyd George in 1905. ये वज़ीर आज़म बने. It believed in giving adequate safeguards to the Indian people by introducing constitutional reforms. इन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि इंतखाब में कामयाबी के बाद इंडिया के लिए हम मज़ीद नई आइनी इस्लाहात लेकर आएंगे, यानी मज़ीद कोई आइनी पैकेज इनको देंगे ताकि वहाँ के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके. The Liberal Party announced that it would soon introduce constitutional reforms for India. उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इसकी बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. और ये उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज दिया था 1909 में 1909 में, विच इज़ कॉल्ड मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स. और सबसे बड़ी और अच्छी बात जो मैं आपको कामयाबी बताने लगी हूँ, ये जो शिमला डेपुटेशन था कि इसकी जो डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट थी वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था. सुकून मिला आप लोगों को. द डेपुटेशन apprised the Viceroy of Muslim demands. They expressed the need for the protection of the Muslim interests of representative form of government to the introduced in India. तो उस ज़माने में जो वाइसराय थे वो शिमला एक बहुत ही पुरसकून खुशगवार मकाम है, वहाँ वकेशनिंग के लिए आए हुए थे. तो मुस्लिम लीडर जो थे उन्होंने मिस्टर आर्चबोल्ड से कहा, जो कि अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, कि आप हमें इनसे अपॉइंटमेंट लेके दें, हम इन्हें मिलना चाहते हैं. मिस्टर आर्चबोल्ड ने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से मिले जिनका नाम कर्नल डनलॉप स्मिथ था, और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुसलमानों का ये डेलीगेशन है, इनसे वो मुलाकात कर लें. लिहाजा जो वाइसराय थे उन्होंने इस बात को मान लिया और उन्होंने फिर मुलाकात की. एंड ये जो था डेलीगेशन था, ये 1 अक्टूबर 1906 में शिमला के मकाम पर वाइसराय से मिला. Deputation asked for separate electorate through which the Muslims should elect their own representative for municipalities, rural councils and provincial councils and central legislative councils. कि इन तमाम के लिए ये अपने नुमाइंदे मुंतखब करें जो इनकी तरफ से इनके मफादात की नुमाइंदगी करें. They demanded seats in legislatures, quota in government services and seats of judges in the courts for the Muslims. यानी इन तमाम अदालतों में, तमाम गवर्नमेंट जॉब्स में मुसलमानों को नुमाइंदगी मिले. और इसका कंक्लूजन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उसने बड़े हमदर्दाना तरीके से सिंपैथेटिकली मुसलमानों के मुतालबात को सुना और मुसलमानों को उम्मीद दिखाई. Lord Minto gave a patient hearing to the demands of the Muslims presented by the Simla deputation. Minto expressed his complete agreement with the principle of separate electorate. He promised to give sympathetic consideration to the demands and assured the deputation that it would do all what was possible to accept the demands. It was a great achievement of the Simla deputation to have convinced the Viceroy about the genuineness of the Muslims' demand. The Muslims were now convinced that organized efforts were essential to press for the acceptance of the Muslim demands. The most important demand of separate electorate was accepted by the government and incorporated in the Minto Morley reforms in 1909. At this time, the Muslims had left the Congress and had no political platform to project their demands. They badly needed a forum for a projection and safeguard of their interests to counter the false propaganda of the Congress. इस कामयाबी के बाद मुसलमानों के हौसले बढ़े और उन्होंने कहा कि अब हम कांग्रेस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, हमें इससे कोई अच्छी तवक्को नहीं है, लिहाजा हमारे लिए हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म होगा
اور وہ پلیٹ فارم کیا تھا؟ وہ تھا سیٹ اپ آف مسلم لیگ. اس کو ہم اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.